हाय, दिस इज़ रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म। एंड जैसा कि आप सबको पता है, हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हमारा डे 7 है। इससे पहले डे 6 डेज़ हम कर चुके हैं। 6 डेज़ वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो वीडियोस भी आप ज़रूर कंसीडर करें, ठीक है। तो आज जो हम कर रहे हैं, आज हम करेंगे, हमारा लाइट चैप्टर हुआ था उसके प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन डिटेल। एंड दो चैप्टर हमने किए हैं। फर्स्ट हमने किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद PYQs, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद PYQs। एंड आज सेकंड चैप्टर है। एंड आज जो सेकंड चैप्टर लाइट किया था हमने, सेकंड चैप्टर लाइट, उसके PYQs करेंगे, ठीक है। PYQs मैक्सिमम PYQ है, ये सभी टीचिंग एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है। CTET से भी हैं, KVS से भी, NBS, जहाँ जहाँ पे लाइट के क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, प्लस कुछ क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा होंगे। तो अराउंड 40 क्वेश्चंस होंगे। तो आज देखते हैं कितने हो पाते हैं। 30 मिनट्स में जितने क्वेश्चन होंगे उतने कर लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। और आप सबको पता ही है कि हमारी जो वीडियो है वीक में 3 दिन आती मिलती है आपको, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियोस अगर नहीं देखी हैं आपने तो ये वीडियोस भी देख लेना। 2 वीडियोस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हैं, एक में हमने डिस्कशन की थी, एक में PYQs हैं। एंड लाइट चैप्टर थोड़ा लेंदी था, इसमें 4 पार्ट्स में हमने किया है। फर्स्ट पार्ट में लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन किया, देन कनकेव लेंस, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। उसके बाद लेंस किए थे, लेंस में भी कनकेव कन्वेक्स दोनों किए। फिर ह्यूमन आई डिस्कस किए। एंड बस फिर आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यस, ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो CTET का बच्चा है, KVS, NVS, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियोस उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। एंड CTET के लिए एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगी, ठीक है। तो उसमें हम टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन आंसर कर लिया करेंगे। तो हम प्लानिंग की डाइजेस्टिव सिस्टम कर लेते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। और इसमें, इस सीरीज़ में, ये वाली जो सीरीज़ चली है साइंस सीरीज़, इसमें नेक्स्ट चैप्टर, 2 चैप्टर तो हो गए ना। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर लिया हमने, एक लाइट कर लिया। थर्ड चैप्टर आई एम थिंकिंग कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर पहले आप कोई और चैप्टर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन सा चैप्टर आप पहले करना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लाइक नहीं भी करना हो ना करें, बट शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको काफ़ी हेल्प मिल सके इस वीडियो से, ठीक है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, Manjula is observing her image in a plane mirror. Plane mirror का क्वेश्चन है। The distance between herself and the mirror is 5 meter. ठीक है। She moves 1 meter towards the mirror. The distance between herself and her image now is. So the question is, मंजुला एक लड़की है, मान लीजिए यहाँ खड़ी है, ठीक है, मंजुला। ये है हमारा प्लेन मिरर, ओके, जिसमें एक साइड पॉलिश्ड होती है और एक स्मूथ होती है। तो मंजुला इज स्टैंडिंग ओवर हेयर। तो वो कह रहा है कि मंजुला का जो डिस्टेंस है मिरर से, दैट इज 5 मीटर, वो है 5 मीटर की दूरी पे। इनका डिस्टेंस है 5 मीटर। तो आपको मैंने जब प्लेन मिरर पढ़ाया था तो इसमें एक करेक्टरिस्टिक्स ये भी बताया था, हमने डिफरेंट 4-5 करेक्टरिस्टिक्स किए थे प्लेन मिरर के। उसमें एक करेक्टरिस्टिक ये किया था कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस इमेज का होता है। इमेज फॉर्मेशन जो बनेगी, इमेज बनती है, उसका डिस्टेंस भी उतना ही होगा। अगर इसका 5 मीटर डिस्टेंस है तो इसका भी 5 मीटर ही डिस्टेंस होगा मिरर से इमेज, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज सेइंग कि शी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। 1 मीटर मिरर की तरफ मूव करती है, मतलब 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक चली वो, ठीक है। तो अब इसका यहाँ पहुँच गई 1 मीटर चल के। अब इसका और मिरर का जो डिस्टेंस होगा वो कितना रह गया, 4 मीटर। तो अगर यहाँ 4 मीटर है तो यहाँ भी उसकी इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो भी 4 मीटर की डिस्टेंस भी होगी, ठीक है। तो पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज, मतलब उसका और उसकी इमेज का कितना डिस्टेंस है बीच में। तो कितना है, 4 मीटर ही हो गया, 4 मीटर ही हो गया। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 8 मीटर। तो द राइट ऑप्शन इज 8 मीटर, ओके। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। और ये सारे क्वेश्चन PYQ से लिए हुए हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने भी ऐड किए हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें PYQs हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट
रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ये भी प्लेन मिरर का ही क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है। तो कैसी होती है आप बताइए। इमेज इरेक्ट बनती है ना, इन्वर्टेड तो नहीं बनती है। आप शीशे में खुद को देखते तो उल्टा तो नहीं दिखता आपको, नहीं ना, इरेक्ट बनती है। इमेज इज रियल, जी नहीं, रियल नहीं बनती। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, येस इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन का मतलब बताया था कि लेफ्ट इज अपेयर टू बी राइट एंड योर राइट इज अपेयर टू बी लेफ्ट। लेफ्ट हैंड उठाओगे तो आपको लगेगा हम राइट हैंड उठा रहे हैं शीशे में, राइट हैंड उठाएंगे तो आपको लगेगा हम लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, ठीक है। So left is appear to be right and right is appear to be left. So this is called lateral inversion. So yes, image is laterally inverted. The image size is same that of object. Image का जो size है वो same रहता है। ऐसा तो नहीं ना आप खुद को देखते हो तो आप शीशे में छोटे या बड़े नज़र आते हो। जो भी आपका साइज़ है सेम साइज़ रहता है, ठीक है। तो A, C, D तीन ऑप्शन सही है, B इज़ नॉट राइट। तो ऑप्शन देख लेते हैं A, C, D कहाँ दिया हुआ है। A, C, D इज़ गिवन इन सेकेंड ऑप्शन, सो दिस इज़ अवर राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑब्जर्व द कंप्लीट लेंथ ऑफ डिस्टेंट टॉल टावर क्लियरली, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में रीड कर ले। दूर स्थित ऊंचे टावर की पूरी लंबाई को स्पष्ट रूप से देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कि बड़ा सा टावर उसको हम बिल्कुल क्लियर देखना है तो हम कौन सा मिरर यूज़ करेंगे? कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर या प्लेन मिरर या फिर कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कौन सा मिरर यूज़ करेंगे? प्लेन मिरर और कन्वेक्स लेंस तो नहीं यूज़ करेंगे। इन दोनों में से कौन सा मिरर यूज़ करेंगे? आपको बताया था कि जो हमने पढ़ा है ये इन डिटेल हम पढ़ चुके हैं सब सारी चीज़ें, ठीक है। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में हम आपको बताया था क्या डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल देती हूँ गाड़ी का। गाड़ी के जो रियर व्यू मिरर होते हैं उसमें आप देखते हो कि पीछे गाड़ी आ रही है तो आपको उस गाड़ी की इमेज दिखती है। ऐसा तो नहीं ना लार्ज इमेज दिखती है, थोड़ी सी डिमिनिश, और पूरी पिक्चर उसको आप पीछे आती हुई गाड़ी आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगी आपके शीशे में, है ना। क्यों दिखती है? बिकॉज उसमें कौन सा मिरर लगा होता है? कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जो क्या करता है चीज़ों को थोड़ा सा डिमिनिश कर देता है और बिल्कुल क्लियर व्यू दिखाता है। तो कौन सा मिरर यूज़ होगा? कन्वेक्स मिरर। टॉल टावर को देखने के लिए कन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। A concave mirror forms an erect as well as inverted image. चलिए देख लेते हैं। Convex mirror always forms an inverted image. कन्वेक्स मिरर इन्वर्टेड इमेज नहीं दिखाता है कभी भी। कन्वेक्स मिरर फॉर्म इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज तो दिखाता नहीं कन्वेक्स मिरर। गाड़ियाँ आपको पीछे से आती हुई उल्टी तो नहीं नजर आती, सीधी नजर आती ना। इन्वर्टेड इमेज नहीं दिखाता, ऑलवेज इरेक्ट इमेज दिखाता है कन्वेक्स मिरर। अब बात कर लेते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स की। कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म इन इरेक्ट इमेज। क्या कनकेव मिरर पे हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनती है? आपको बताया था कि जो कनकेव मिरर होता है उसमें दो केसेस पॉसिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के, जैसे मान लीजिए स्पून का एग्जांपल दिया था ना आपको मैंने, स्पून का एग्जांपल घर पे भी यूज़ करके देखिए। दिस साइड इज़ कनकेव एंड दिस वन इज़ कॉन्वेक्स, ठीक है। ये वाली जो साइड है दिस इज़ कॉन्केव। तो जब आप स्पून में खुद को देखते हो तो जैसे आप स्पून को अपने पास लेके आओगे तो इमेज कैसी बनेगी? इनलार्ज्ड इमेज बनेगी, ठीक है। बड़ी सी इमेज बनेगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। जैसे जैसे आप पीछे जाते मान लीजिए आप दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो खुद को यहाँ पे स्पून में, तो आप देखोगे कि जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है, और रियल इमेज बनेगी, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड और रियल। तो जो कनकेव मिरर होता है ना उसमें इरेक्ट इमेज भी बनती है, इन्वर्टेड भी बनती है। इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे। अगर पास में है तो इरेक्ट इमेज बनेगी, अगर दूर खड़े हो आप तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। तो कनकेव मिरर फॉर्म्स इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। इरेक्ट और वर्चुअल इमेज भी बनती है इसमें, और इन्वर्टेड और रियल इमेज भी बनती है, ठीक है। तो दोनों केसेस पॉसिबल होते हैं कनकेव मिरर में। इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लाइट रेज from an object fall on a surface and get reflected in a light rays from an object fall on a surface and get reflected in a completely diffused manner. What can you say about the nature of image of the object? वो कह रहा है कि कुछ रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से and it fall on a surface and get completed in a diffused manner, ठीक है। एक सरफेस पे पड़ी तो कौन से सरफेस पे क्या पढ़ा था हमने कि कौन से सरफेस पे जब रेज आती हैं तो डिफ्यूज मैनर में इधर उधर जाती हैं। जब जो सरफेस होता है ना, जब सरफेस रफ होता है तो जो इमेज
रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल नहीं जाती, फिर रिफ्लेक्ट होके वो कहीं भी इधर उधर मूव करती है, पैरेलली नहीं जाती। अगर स्मूथ सरफेस है तो मान लीजिए स्मूथ सरफेस है ये, इंसिडेंट रे आई तो इंसिडेंट रे क्या करेगी, पैरेलली जाएगी इस तरह से, ठीक है। बट इन केस ऑफ अगर ये जो सरफेस है इट इज़ स्मूथ, बट इफ़ सरफेस इज़ रफ, अगर सरफेस रफ है तो फिर जो इंसिडेंट रे आएगी वो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो डिफ्यूज मैनर में इधर उधर रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसी बनेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, नो इमेज विल बी फॉर्म, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इधर उधर जा रही, दे आर नॉट मीटिंग एट अ पॉइंट, सो इसमें कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपके पेपर में असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। असर्शन एक स्टेटमेंट दी गई है कि जो कन्वेक्स मिरर है इट इज़ यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, तो यस दिस इज़ राइट। कन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर यूज़ करते हैं ना व्हीकल्स में, भी बताया था आपको। इसके दो रीज़न दिए हुए हैं कि दे फॉर्म इरेक्ट एनलार्ज्ड इमेज, कि ये इरेक्ट इमेज तो बनती है, बट क्या इनलार्ज्ड इमेज बनती है, जी नहीं, इनलार्ज्ड इमेज नहीं बनती, डिमिनिश्ड इमेज बनती है, थोड़ी छोटी इमेज बनती है ना। So reason 1 is not correct, but reason 2 is given कि they have wider field of view, wider field of view दिखता है हमें, जो चीज़ आपको मान लीजिए हम गाड़ी के पीछे से कोई गाड़ी आ रही है उसको देख रहे हैं तो वो हमें पूरा क्लियर दिख रहा है, वाइडर व्यू दिख रहा है उस चीज़ का हमें, तो यस रीज़न 2 इज़ राइट। सो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए इज़ ट्रू एंड ओनली R1 इज़ करेक्ट, R1 तो करेक्ट नहीं था। A1 is true, only R2 is correct. Explanation for A, yes, A is true, ठीक है। assertion जो एक statement दी गई है, statement is true, but only R2 is correct explanation for A, R1 is not, because they form erect and diminished image, not enlarged image. Okay, so this is option B is our right answer. Now question number 7 is, अच्छा ये क्वेश्चन के आंसर आप खुद भी टिक करते जाओ, ठीक है। खुद से रीड करो, खुद से कोशिश करो आंसर फाइंड आउट करने का, फिर मेरे आंसर से मैच करो कि आपने जो किया आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, and option D is the angle of incidence and angle of reflection are not related. चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा था, दो लॉज पढ़े थे हमने, 2 लॉज किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। एक लॉ था, क्या थे दोनों लॉज, कि इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, इट रिफ्लेक्ट्स बैक, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये इसका नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है, ऑल लाई इन सेम प्लेन। एक तो ये लॉ पढ़ा था। सेकंड लॉ आपने किया था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही जो एंगल हैं ये सेम होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का है यहाँ पे तो यहाँ भी 30 डिग्री का ही बनाएगा, अगर यहाँ ये 40 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ भी 40 डिग्री का ही बनाएगा, मतलब सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ था हमारा। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन में ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ऑप्शन नंबर बी जहाँ लिखा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर 30 डिग्री, वट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी बताया आपको कि अगर 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, इट इज़ ऑल्सो 30 डिग्री, ठीक है। सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है तो इट इज़ ऑल्सो 30 डिग्री, ठीक है। सो राइट आंसर इज 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 इज द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट और डिमिनिश्ड। डिमिनिश होती है, लार्ज नहीं होती। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, दो में ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन सेम है ये, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही है। ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। कनकेव मिरर के केस में 2 केसेस पढ़े थे आपने कि अगर इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी। बट इन कन्वेक्स मिरर ओनली इट फॉर्म्स ओनली वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। इसमें सिर्फ एक ही केस बनता है, 2 केस नहीं बनते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, हमेशा आभासी, उल्टा और छोटी इमेज बनेगी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 इज द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज। अच्छा, ये हमने कि क्वेश्चन किया था अभी जब चैप्टर किया ना, सॉरी टॉपिक किया ना ह्यूमन आएगा, उसमें हमने एक टॉपिक किया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट किया था ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। 7 कलर्स में टूटती है, डिस्पर्ज होती है, ठीक है। तो उसी में हमने एक फॉर्मेशन की एक किया था हमने नेचर स्पेक्ट्रम, रेनबो के बारे में पढ़ा था कि रेनबो जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। तो अब आप मुझे बताओगे कैसे होती है, चलिए बताइए जल्दी। देखिए क्या होता है रेनबो फॉर्मेशन में। रेनबो फॉर्मेशन होने के लिए रेन वाटर मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स भी चाहिए एंड सनलाइट भी चाहिए, तभी जो है रेनबो पॉसिबल है। तो जब बारिश के बाद समटाइम्स आपने देखा होगा कि आसमान में बड़ा सुंदर सा रेनबो बन जाता है, अपेयर होता है, तो वो क्यों बनता है, रेनबो फॉर्मेशन होती कैसे है एक्चुअली। देखिए ये है हमारा वाटर ड्रॉपलेट, मान लीजिए ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट है। अब क्या होगा, सनलाइट आएगी एंड सनलाइट इज मेड अप फ्रॉम 7 कलर्स, यू नो, विवग्योर बताया था ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 कलर्स से मिलके जो हमारी वाइट लाइट है ये बनी होती है। इसमें 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, ये भी बताया था आपको। तो चलिए ऐसे सनलाइट आई, अब ये क्या करेगी, जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट के साथ टकराएगी तो इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, ये 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, डिस्पर्जन होगा यहाँ पे, ठीक है, डिस्पर्जन हो गया। अब डिस्पर्जन के बाद क्या हो रहा है कि जो लाइट रेज, ये जो रेज हैं, इट रिफ्लेक्ट्स इन द अंदर ही, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर ही ये अगेन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, सेम मीडियम में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसको हम क्या कह रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या कह रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेम मीडियम में वो वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अब सनरे जो है बाहर जाएगी, तो सनरेज बाहर जा रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम एयर में वापस जा रहा है सन रेज। तो इस तरह से रिफ्रैक्ट होती हैं रेज, रिफ्रैक्ट होंगी और फिर हमें सुंदर सा रेनबो दिखता है, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस कि सनलाइट आई, डिस्पर्जन हुई, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी उसी के अंदर, फिर रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन होगा, डेंसर टू रेयर मीडियम बाहर जाएगी सन रेज, ठीक है, 7 कलर्स। तो ये सुंदर से ब्यूटीफुल 7 पैटर्न्स आपको दिखते हैं रेनबो के, ठीक है। सो हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, दिस इज़ क्लियर नाउ। और ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ विद पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियोस आप ज़रूर कंसीडर करें। तो चलिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है रेनबो के लिए। तो रेनबो के लिए सिर्फ डिस्पर्जन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तीनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। तो कहाँ पे है लिखा है, तीनों ऑप्शन कहाँ है देख लीजिए। ऑप्शन ए में दिया है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग इज़ नॉट पॉसिबल। स्कैटरिंग तो जो स्काई हमारा ब्लू दिखता है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग नहीं होता, जहाँ भी स्कैटरिंग है उसे काट दीजिए। डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यस दिस इज़ अवर राइट ऑप्शन कि डिस्पर्जन भी हो रहा है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ नो राइट, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। जो 10th क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने डिटेल में पढ़ाया, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, और आगे एक और क्वेश्चन आएगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या, वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। कौन सी एक स्टेटमेंट सही है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम से रिलेटेड। It is constant and independent of the wavelength of light. Option B, it varies with wavelength of light. Option C, it varies with intensity of light. Option D, it varies with direction of light. तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए क्या होता है जब लाइट आती है ना, लाइट अभी आपको बताया इट इज़ मेड फ्रॉम 7 कलर्स, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि जब लाइट आ रही होती है, अर्थ पे पहुंचती है लाइट, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पहले आपको ब्लू कलर दिख रहा है, जैसे ये ना वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ऐसा तो नहीं कि पहले आपको वायलेट दिख रहा है, फिर इंडिगो दिख रहा है, फिर ब्लू दिख रहा है, फिर येलो दिख रहा है, ऑरेंज, ग्रीन तो लिखा ही नहीं, ग्रीन दिख रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारे कलर्स आपको अलग 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 दिखते हैं, सारे कलर्स आपको एक साथ दिखते हैं, ठीक है। एक साथ क्यों दिखते हैं, बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब ऐसा नहीं वेवलेंथ ऑफ लाइट पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि रेड की वेवलेंथ कम है
सॉरी रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेड कलर आपको ज़्यादा दिखेगा, वायलेट की वेवलेंथ कम है तो वेवलेंथ आपको तो वायलेट आपको कम दिख रहा है, वेवलेंथ इसकी कम होती है, लेस होती है, और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, वेवलेंथ मोर। तो ऐसा तो नहीं ना सारे कलर्स आपको उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये जो है इट इज़ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। इससे वेवलेंथ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पे, स्पीड ऑफ लाइट पे, कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना इंडिपेंडेंट होती है, इसका स्पीड ऑफ लाइट का वेवलेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सारी जो आपको रेज दिखती हैं, सारे जो आपको कलर्स दिखते हैं वो कंबाइन होकर एक वाइट लाइट के रूप में ही दिखते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कैन से कि इट इज़ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है इट इज़ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सारे कलर्स आपको एक साथ ही दिखते हैं। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ बट इट ट्रेवल्स एट सेम स्पीड इन अ वैक्यूम, ठीक है। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, दिस इज अवर राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। Question number 12 is a concave mirror is used to form an image of an object placed beyond the center of curvature. The image formed will be, चलिए ये रे डायग्राम का क्वेश्चन है। रे डायग्राम हमने बड़े अच्छे से की थी मिरर के केस में भी एंड लेंस के केस में भी रे डायग्राम्स की हैं हमने। अब आप करके बताओ, अगर रट्टा नहीं मारा होगा तो आप प्लेन पेज पे लेके ड्रॉ करके देखिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ड्रॉ करके एक बार देखिए कि क्या पूछ रहा है और इसका आंसर क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, ठीक है, और कैसी होगी, ठीक है। चलो, मिरर में दो केसेस किए, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। लेंस में भी हमने दो केसेस किए, कनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब कनकेव मिरर में हमने 6 केसेस किए हैं, ठीक है। रे डायग्राम के 6 केसेस किए थे, कन्वेक्स मिरर में हमने 2 केसेस किए थे। सेम हैपन्स इन द केस ऑफ लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में हमने 6 किए थे केसेस और कनकेव लेंस में 2 केसेस किए थे। दोनों के 8 केसेस इसके किए हैं मिरर के, 8 केसेस हमने इसकी रे डायग्राम्स किए हैं, 8 लेंस के रे डायग्राम्स किए हैं, ठीक है। और दोनों ही बहुत इजी से है, रूल्स बताए थे आपको, उन रूल्स के बेस पे ही सारी जो रे डायग्राम्स थी वो हमने की थी। तो चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं एक बारी। अ कनकेव मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज फॉर्म्ड विल बी। चलिए देखिए, यहाँ बनाती हूँ, ये है हमारा, मान लीजिए दिस इज कनकेव मिरर, ये पोल था, ये क्या था, फोकस था, और ये क्या था यहाँ पे 2F, और इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह रहे थे, ठीक है, C। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दिस, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पीछे हमने कहीं पे इमेज फॉर्मेशन हुई है हमारी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट फॉर्म किया है हमने, प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है मान लीजिए, ठीक है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस कर रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, चलो बताओ कैसी होगी इमेज फॉर्मेशन। आपको बताया था जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम 4 रूल्स किए थे मिरर के केस में, लेंस के केस में 3 रूल्स किए थे। तो 4 रूल्स थे, आउट ऑफ 4 रूल्स विल यूज ओनली 2 रूल्स टू मेक अ रे डायग्राम। तो फर्स्ट रूल, 2 रूल यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। एक रूल की अगर कोई भी, अब एक और बात कि जो रेज थी वो हमेशा हेड से ही ड्रॉ करनी है, 2 रेज हमेशा हेड से ही ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। एक फर्स्ट रूल था कि अगर कोई चीज़ पैरेलली जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जा रही है कोई रे तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है, ऐसा ही था, फोकस से होके क्रॉस करेगी। और अगर कोई रे फोकस से होके जा रही है, सेकंड रूल, फोकस से होके जा रही है, तो वो कहाँ से जाएगी, वो फिर पैरेलली जाएगी, ठीक है, वो पैरेलली इस तरह से क्रॉस कर जाएगी। तो ये जो रेज है कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रही है, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, यहाँ होगी इमेज फॉर्मेशन। और कैसी इमेज फॉर्मेशन, हेड यहाँ पे बन रहा है तो हेड यहाँ, हेड से ले आ रही है ना रेस, तो हेड यहाँ बनेगा। अगर हेड यहाँ बन रहा है तो फीट यहाँ बन रहे हैं, ठीक है, हेड यहाँ बन रहा है तो इट मीन्स जो इमेज फॉर्मेशन होगी हमारी वो कैसी होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब देख लेते हैं इसमें इन्वर्टेड इमेज बनेगी और कैसी इमेज बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी इमेज फॉर्मेशन होती है। तो कैसी इमेज है,
स्क्रीन के इस साइड इमेज फॉर्मेशन होगी तो रियल होगी, और स्क्रीन के दूसरी साइड इमेज बनेगी तो वर्चुअल होगी। ठीक है, इसमें हमने 6 केसेस किए थे, 6 में से 5 केसेस जिसमें रियल इमेज ही बनी थी। जो लास्ट केस था कि ऑब्जेक्ट को जब फोकस और पोल के सेंटर में रखते हैं तब ओनली वर्चुअल इमेज बन रही थी, दूसरी साइड इमेज बन रही थी, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बन रही थी। बट 5 केसेस में जो इमेज फॉर्मेशन हुई थी वो इन्वर्टेड और रियल ही बनी थी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स से आपको याद रखने हैं ये। ठीक है, तो कैसी इमेज बन रही है हमारी, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड नहीं है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड है, वर्चुअल भी नहीं है, वर्चुअल भी नहीं है। कैसी इमेज है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अब इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि इमेज फॉर्मेशन, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, तो कहाँ हुई है इमेज फॉर्मेशन, आप बताइए। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सी और एफ के बीच में इमेज फॉर्मेशन हुई है। अगर क्वेश्चन पूछता है इमेज फॉर्मेशन कहाँ है तो आप बोलोगे बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर क्वेश्चन चाहे कोई भी आ जाए, यू कैन एबल टू डू दैट क्वेश्चन, बट आपका पहले कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आई होप 12th क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक रे डायग्राम्स वाली सीरीज वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को खुद से क्लियर कर पाएँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। आपको ये केस कराया था कि जब मान लीजिए ये हमारा रेयर मीडियम है एंड दिस इज अवर डेंसर मीडियम, कि जब बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, लाइट रे इस तरह से आई, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, लाइट रे आई और ये बेंड हो रही है इस तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ये बेंड कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो इसको हम क्या, इस टर्म को हम क्या नाम देंगे, इस टर्म को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, आपको बताया था कि जब रेयर टू डेंसर कोई भी रे जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और डेंसर टू रेयरर अगर जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या करें, इस टर्म को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंट रे आई, जैसे ही यहाँ पे टकराएगी ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी दूसरे मीडियम में जाने से पहले। क्यों बेंड हो रही है, क्योंकि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है इस मीडियम की, डेंसर मीडियम की, ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, दैट्स वाई उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है। ये चीज़ आपको बताई थी, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो एन क्या था, एन था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, और ये दोनों अगर ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी। ठीक है, सो इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्शन। बाकी ये सारी चीज़ें तो डिटेल में हम पढ़ ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या है, डायोप्टर। डायोप्टर क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ विच इज़ मेजर्ड इन मीटर्स। ठीक है, तो डायोप्टर किसकी यूनिट है, लेंस की यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कौन सी जो एक स्टेटमेंट है सही है रिगार्डिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस रिलेटेड। यस, देखिए लेंस किए थे हमने दो, ये किया था एक कॉन्वेक्स लेंस और एक किया था, ज़्यादा ब्रॉड बन गया ये, एक किया था हमने कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि किसके रिगार्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कौन सी सही है रिगार्डिंग द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो चलिए देख लेते हैं। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, और इट इज़ ऑलवेज जीरो। फोकल लेंथ का क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगी, या फिर जीरो होगी। ठीक है, तो क्या होता है कनकेव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है ना, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि जो रेज हैं वो कन्वर्ज, इस तरह से रेज आई, ठीक है, जो रेज है ना इस साइड, जैसे मान लीजिए रे आई तो ये कन्वर्ज होकर पीछे मीट करती हैं, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो है नेगेटिव, अगर रेज इस तरफ को मूव, आगे की तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मीट कर रही है तो क्या है, पॉजिटिव। तो लेंस के केस में जो रेज आ रही हैं, रेज इस तरह से आई, सो लाइट बेंड होगी, बेंड होके फिर ये इस साइड मिलेंगी, इसकी राइट साइड में। तो इस केस में कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, कनकेव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होगी नेगेटिव होगी। ठीक है, आप इससे भी याद रख सकते हो
कि जो कनकेव लेंस है यहाँ पे देखिए नेगेटिव का साइन दिख रहा है आपको दोनों साइड, तो इससे भी आप याद रख सकते हो, बट ये तो रटने वाली चीज़ होगी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो रेज हैं इस राइट साइड को मीट कर रही हैं तो पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड को मीट कर रही हैं तो नेगेटिव। तो इस केस में यहाँ पे मीट करती है ना फोकस पे रेज, तो नेगेटिव होगा, और लेंस के केस में आगे की तरफ होती है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस तरफ को तो पॉजिटिव और इस तरफ को है तो नेगेटिव। तो किसका पूछा हमसे? कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस का जो होता है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और कनकेव का ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस इन कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म विल बी। एक और क्वेश्चन है रे डायग्राम का, बना लेते हैं रे डायग्राम इस तरह से। ये हमारा पोल है एंड दिस इज़ फोकस, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको 2F भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट फोकस, अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस किया है तो इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो कहाँ होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 रूल्स यूज़ करने आउट ऑफ 4 रूल्स। फर्स्ट रूल कि अगर कोई रे पैरेलली जा रही है फोकस के, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जा रही है, ठीक है, तो कहाँ से क्रॉस होके जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, वो फोकस से रिफ्लेक्ट होके जाएगी इस तरह से। ठीक है, सेकंड रूल यूज़ करिए कि अगर कोई रे इस तरह से रे गई और ये रिफ्रैक्ट होकर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ मीट करेगी ये, देखिए 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 कहाँ मीट करेंगी ये अब जाएंगी, ये कहाँ रेज मीट कर रही हैं, ठीक है, इन्फिनिटी पे। ये कहाँ मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे। तो जो रे फॉर्मेशन होगी, सॉरी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी इन्फिनिटी पे होगी, और कैसी इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड। इस साइड की इमेज बनी ना, आपको बताया था सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड ही बननी है। बस वर्चुअल कब बनेगी, जब स्क्रीन के इस साइड इमेज फॉर्मेशन होगी, और वो कब होगी, जब प्लेस कोई ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में प्लेस करेंगे ना, तब वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। बट यहाँ इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन होगी रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। और कहाँ इमेज फॉर्मेशन हो रही है, एट इन्फिनिटी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17 इज, अब जिसने रे डायग्राम जिसको नहीं पढ़े होंगे ना, जिसने, उसके लिए तो उसको तो समझ नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है, मैम क्या करवा रही हैं। बट जिस बच्चे ने रे डायग्राम, जो मैंने सीरीज़ आपको जो क्लास मैंने आपको करवाई है रे डायग्राम्स की, वो अगर आपने देखी होगी तो आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। और ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने खुद से नहीं लिए। इसमें से अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना वो सारे ही इसमें PYQ वाले हैं। जो कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं बीच में वो आगे आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, 18 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच, वो पूछ रहा है कि क्रिटिकल एंगल जो है मीडियम का वो क्या है। क्रिटिकल एंगल इज, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इफ इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच। तो क्रिटिकल एंगल क्या है हमें वो बताना है फाइनली। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल आप कैसे डिफाइन करोगे, चलो आपको ऐसे बताती हूँ। क्रिटिकल एंगल की एक कंडीशन तो ये है कि वो हमेशा तभी फॉर्म होगा जब जो रे है वो डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी। ठीक है, चलिए मान लीजिए इस तरह से इंसिडेंट रे आई, ठीक है, इस तरह से इंसिडेंट रे आई, और ये क्या, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लो यहाँ पे। इंसिडेंट रे आई और वो मूव बेंड होके, जब भी डेंसर टू रेयर रे जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल के अवे जाके बेंड होगी। ठीक है, ठीक है, अब इस तरह से दूसरी रे आई, ये इस तरह से बेंड होगी। तीसरी रे आई, इस तरह से बेंड आई होगी। अब एक और रे आई, चौथी रे आई, तो वो कहाँ जाएगी, जैसे ही फोर्थ रे आ रही है ना, तो यहाँ पे इस सरफेस पे, इस प्लेन पे इसके पैरेलली जा रही है वो। ठीक है, जो इंसिडेंट रे आई, ये वाली इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये सरफेस के पैरेलली इस तरह से जा रही है, और वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कहाँ पे, नॉर्मल के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो जब नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये वाली जो एंगल है ना, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये जो इंसिडेंट रे वाला एंगल है इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कब कहेंगे, जब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी विद नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो एंगल हो जाएगा इंसिडेंट रे वाला, इसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब
इसमें एक और केस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसी में बता देती हूँ। इसमें एक और केस है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट रे आएगी ना, इस तरह से, ये तो पैरेलली चली गई, जो नेक्स्ट रे आएगी वो इस तरह से सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी वापस, ठीक है। जब सेम मीडियम में डेंसर टू डेंसर ही, डेंसर से इंसिडेंट रे आई और डेंसर में ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, तो इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। पीछे क्वेश्चन आया था ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, रेनबो फॉर्मेशन में हमने किया था। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे आई, ठीक है, और ये सेम मीडियम में ही बेंड हो गया, डेंसर में ही बेंड हो गया, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब फॉर्म होता है, डेंसर जब रे जो है डेंसर टू रेयरर में जा रही है, मतलब, ठीक है, डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं, और क्रिटिकल एंगल भी कब फॉर्म हो रहा है, डेंसर टू रेयरर जब जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सेम मीडियम में ही ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा क्वेश्चन पूछा है क्रिटिकल एंगल फॉर मीडियम इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है उसी को हम कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल, ठीक है। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी कल करते हैं। द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे ड्यू टू, स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपको बताया था इस तरह से अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब जब सनलाइट आएगी, ये सन है, जब सनलाइट आएगी इट कंसिस्ट ऑफ 7 लाइट, तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी वो इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, डिफरेंट, क्योंकि एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर के साथ टकराएगी एंड स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर। तो जिसकी वेवलेंथ कम है, जिस कलर की वेवलेंथ कम है, लेस है, तो ये मोर स्कैटर्ड करेगा, ये ज़्यादा स्कैटर्ड करेगा। जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा स्कैटर्ड करता है। तो ब्लू की वेवलेंथ कम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तीनों की ही वेवलेंथ कम है, तो तीनों ही ज़्यादा स्प्लिट करेंगे, ठीक है। एंड बाकी जो रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वो कम स्प्लिट करेंगे, कम स्कैटर्ड करेंगे, ठीक है। तो जब ये कलर, जैसे ही सनलाइट आ रही है तो डिफरेंट कलर जो है, तो जैसे ये ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर का स्काई हमें क्यों दिखेगा, क्योंकि जो ब्लू कलर है ना पूरा स्कैटर्ड हो जाएगा, आसमान में फैल जाएगा। अब वायलेट और इंडिगो क्यों नहीं दिखता ये स्काई हमें, ये भी हमने डिस्कस किया है पहले ही, क्यों नहीं दिखता है वायलेट और इंडिगो स्काई, क्योंकि सबसे कम तो वायलेट की है ना वेवलेंथ, तो हमें जो आसमान है वो वायलेट कलर का क्यों नहीं दिखता, बिकॉज जो हमारी आइज़ हैं दैट इज़ मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर, हमारी आइज़ जो है मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर, दैट्स वाई हमें जो है आसमान जो है नीला दिखता है, ब्लू दिखता है, ठीक है। वायलेट और इंडिगो नहीं दिखता है क्योंकि हमारी आंखें ब्लू कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, दैट्स वाई वी कैन सी ब्लू कलर ओनली, ठीक है। तो आसमान जो है क्यों दिखता है ब्लू, क्योंकि जो लाइट है इसकी वेवलेंथ कम है ब्लू लाइट की, और ये ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, और हमारी आँखों को जो है वो ब्लू कलर ज़्यादा सेंसिटिव है, हमारी आंखें ब्लू कलर के लिए, दैट्स वाई वी सी ब्लू कलर इन द स्काई, ठीक है। दैट्स वाई स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे। और क्यों दिखता है, क्या हो रहा है यहाँ पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, और सबसे कम जिसकी वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, तो ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर्ड हो रहा है। वायलेट और इंडिगो भी स्कैटर हो रहे हैं, बट वायलेट इंडिगो हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव नहीं है, ब्लू कलर हमारी आइज़ के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, दैट्स वाई वी कैन सी ओनली ब्लू कलर, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। ऑप्शन बी, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो ये हमारे 18 क्वेश्चन हो गए आज, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है, अराउंड, अच्छा ये तो मैंने डिस्कशन न्यूमेरिकल करने के लिए जगह छोड़िए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करते हैं, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आज क्या है, वेंसडे ना, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी फ्राइडे को, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं, ये PDF जो है ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस पर मिलेगा। और CTET के लिए हम जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो सीरीज़ है हमारी साइंस की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें हम नेक्स्ट एटम्स और मॉलिक्यूल सोच रहे हो, बट अगर आपको कोई और टॉपिक करना हो पहले तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।